मीडिया को देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। अब आप कह रहे होंगे बात तो 100% सही है, लेकिन ये डायलॉग मेरा नहीं बल्कि एक मूवी का है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स विद जूही। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी की स्क्रिप्ट गोधरा के ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है, लेकिन एक बात तय है कि इस एक ही डायलॉग ने मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर कई सवाल निशान लगा दिया और फिर से गोधरा अग्निकांड को चर्चा में ला दिया। इस मूवी की रिलीज डेट देख रहे हैं आप। ऐसे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली मूवीज जो है हमेशा चुनावी साल में ही क्यों रिलीज होती है, जैसे मनमोहन सिंह पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, याद होगा आपको, 2019 में रिलीज हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे गोधरा अग्निकांड की। देखिए, 2002 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसको करीब 9 से 10 साल हो गए थे और इस विवाद से जो ऑल ओवर हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे वो किसी न किसी तरीके से जुड़े थे। ऐसा ही एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने अयोध्या में फरवरी 2002 में 100 दिन का पूर्णाहुति महायज्ञ करवाया और इस यज्ञ में ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से लोग आए। गुजरात से भी लोग पहुंचे। ये जो लोग आ रहे थे इस यज्ञ में उनको कर सेवक कहा जाता है। कर मतलब कि हाथ, सेवक मतलब जो सेवा करे। सिंपल वर्ड में कहें तो जो अपनी इच्छा से सेवा करें या सेवा करना चाहते हैं। कुछ लोग इनको राम भक्त भी बोलते हैं। तो 22 फरवरी को अहमदाबाद से कर सेवक ट्रेन से अयोध्या पहुंचते हैं। इस पुराना आहुति महायज्ञ के लिए अब 22 फरवरी को ही अहमदाबाद से अयोध्या जाना होता है और 26 को वहां से साबरमती एक्सप्रेस से वापस आना था। ये जो ट्रेन से आने और वापस अहमदाबाद से जाने का टाइम था, इसके बीच में कई सारे इवेंट्स हैं। तो कर सेवक अयोध्या ट्रेन से पहुंचते हैं। 25 फरवरी को यज्ञ खत्म होता है। जो कर सेवक पूरे देश से आए थे वो वापस अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे ही गुजरात से जो कर सेवक आए थे वो भी वापस जाने के लिए अयोध्या से साबरमती ट्रेन पकड़ते हैं। 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस फैजाबाद के अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन की कैपेसिटी 1100 की थी, लेकिन कुछ लोग खड़े रहकर भी रहते हैं। तकरीबन 2000 लोग थे इस ट्रेन में और इन 2000 में से 1700 कर सेवक थे। तो सारे कर सेवक एक ही जगह से एक साथ यज्ञ करके आ रहे थे। इसमें कोच S5 और S6 था। कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा कर सेवक थे। ये जो दोनों कोच थे और इनमें जो कुछ हुआ वो गुजरात दंगों की वजह बना। सारी इन्वेस्टिगेशन और अलग अलग कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी S5 और S6 के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस ट्रेन को 4 बजे हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाती है और 6:30 बजे गोधरा से पहले एक जगह है दोहर, वहां तक ही पहुंच पाती है और आगे बढ़ने से पहले किसी ने इमरजेंसी ब्रेक पुल किया और बड़ा तेज आवाज के साथ ट्रेन आउटर सिग्नल पॉइंट के पास रुक जाती है। कहा जाता है कि ट्रेन की चेन एक बार नहीं बल्कि कई बार खींची गई। ट्रेन रुकी ही थी कि तभी अचानक लगभग 2000 दरिंदों की भीड़ ने S5 और S6 पर हमला कर दिया। जमकर पत्थरबाजी की, लेकिन हमलावर दरिंदों की प्यास नहीं बुझी। हमलावरों ने पत्थर मारने के बजाय ट्रेन को एक साथ जला देना मुनासिब समझा और इसके बाद वो हुआ जिसका अंदाजा हम में से किसी को भी नहीं था। जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक 59 लोग जलकर मर जाते हैं। जब तक फायर ब्रिगेड आती है 59 लोग जो मरते हैं उनमें से 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे थे। अब इसके बाद 4:30 बजे ट्रेन में जो जली हुई बॉडीज थी कोच में एज इट इज लेकर अहमदाबाद पहुंचती है। गोधरा का एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करता है कि ऐसा ना हो, लेकिन उनकी मानी नहीं जाती है। फिर सारी बॉडीज अहमदाबाद पहुंचती है। वैसे तो कायदा तो ये कहता है कि वहां की सारी बॉडीज गवर्नमेंट अथॉरिटी को हैंडओवर कर देनी चाहिए थी या बहुत ज्यादा होता तो उनके घर वालों को बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बॉडीज विश्व हिंदू परिषद को दी जाती है। वीएचपी का ये कहना था कि वो कार सेवक हमारे हैं। जो अयोध्या में इवेंट था वो भी वीएचपी ने करवाया था।
तो इसलिए वो टेक ओवर कर लेते हैं। अब रूल के हिसाब से गवर्नमेंट को इसे रोकना चाहिए था, बॉडीज का कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए था और पोस्टमार्टम वगैरह करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी लोगों को न्यूज वगैरह से बस यही पता चल पा रहा था कि S6 और S5 में आग लगी है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि S6 और S5 में आग लगी। इसके बाद होता क्या है कि बीएचपी के लीडर्स ने इन बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखा और बीच शहर में से निकालकर बीएचपी के कार्यालय में पहुंचाया। इनको जब निकाला जा रहा था तो काफी टेलीकास्ट भी हो रहा था, जमकर नारेबाजी भी हो रही थी और ये बॉडीज देखकर पूरा अहमदाबाद सदमे में था। तब लोगों को पता चला कि आखिरकार हुआ क्या है और ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। इसके बाद बीएचपी लीडर्स ने बॉडी को 16 हॉस्पिटल पहुंचाया। इस बॉडीज को देखकर जितने भी हिंदू संगठन थे जैसे कि बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, इनके लीडर्स भी काफी गुस्से में आ गए और 16 हॉस्पिटल के पास सारे इकट्ठा होना शुरू हो गए। फिर डेड बॉडीज को शमशान ले जाया जा रहा था और जिन जिन जगहों से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा था वहां पर नारे लग रहे थे, लोग सड़कों पर आ रहे थे। बात इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई कि मारा काट शुरू हो चुकी थी और आप जितना बुरा सोच सकते हैं उससे भी आगे बढ़कर चीजें हुई। उस वक्त न्यूज चैनल्स पर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और इस वजह से और ज्यादा दिक्कतें हुई। रिपोर्टर्स ने लाइव इंफॉर्मेशन देते हुए लाइव टेलीकास्ट कर दी, जिससे दंगे और भड़क उठे। लाइव जाकर बता रहे थे, देखिए मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर इनको इतना खतरा है और गवर्नमेंट की इतनी कमी है यहाँ पर कि एक भी पुलिस नहीं रखी। ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट कर दी गई थी और जो लोग दंगे कर रहे थे उनको और आसानी से वो जगह पता चलती जा रही थी, वो जगह ढूंढ ले रहे थे जहां पर पुलिस नहीं थी। लेकिन आज भी गोधरा जंक्शन पर साबरमती की जली हुई बोगियां खड़ी हैं और उनसे 59 निर्दोषों की चीख सुनाई देती है। पिघली हुई लोहे की छड़ें, राख में तब्दीले हो चुकी सीटें और मकड़ी की जालों से घिरे पंखे ये बताते हैं कि कई साल पहले इसी ट्रेन के 2 कोचों में आगजनी की घटना में 59 लोग जिंदा जल गए थे। आज भी गोधरा स्टेशन पर जब नीले रंग की साबरमती एक्सप्रेस का नया X6 कोच ठहरता है तो हर बार लोगों की आंखें इस कोच को देखने के लिए उठ जाती है। खैर, जिस वक्त यह हादसा हुआ तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। घटना के बाद आनन फानन में बैठक बुलाई गई, पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन गोधरा अग्निकांड के अगले ही दिन माहौल जो था वो अशांत हो गया। टीवी टेलीकास्ट के जरिए गुजरात में भी लोगों को गोधरा कांड के बारे में सब कुछ पता चलता गया, जिसके बाद इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया और फिर पूरा गुजरात देखते देखते जल गया। अहिंसावादी गांधी की जन्मभूमि में हिंसा का तांडव मच गया। हादसे के बाद गुजरात नहीं रहा। 1 मार्च को भारत बंद की घोषणा हुई। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि कथित तौर पर ऊपर से पुलिस प्रशासन को कुछ भी न करने का निर्देश दिया गया। हालांकि ऐसा कभी साबित नहीं हो सका। एक्शन के रिएक्शन की बात सरेआम हो रही थी। वैसा ही रिएक्शन देखा गया जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों में देखा गया। बहरहाल गुजरात में लोग बेकाबू हो चुके थे। इंसान और जानवर में फर्क खत्म हो चुका था। गोधरा दंगों में सबसे ज्यादा अमानवीय घटना हुई अहमदाबाद के नरोदा में। यहां 28 फरवरी 2002 को लगभग 5000 की भीड़ के द्वारा 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। यहां दंगे 10 घंटे से अधिक समय तक चलते रहे। इसके दौरान भीड़ ने लूटपाट की, धारदार हथियारों से हमला किया, सामूहिक बलात्कार तक किए और लोगों को जलाया तक गया। यह हिंसा इतनी खतरनाक थी कि सांप्रदायिक हिंसा को सामूहिक हत्या का सबसे बड़ा मामला माना गया, जिसमें 10 घंटों के अंदर 100 लोग लगभग मारे गए और हिंसा को रोकने के लिए भारतीय जवानों को बुलाना पड़ा। अब आपको बात बताते हैं गुलबर्ग सोसाइटी की। दंगइयों ने सोसाइटी के बड़े से लोहे के गेट को तोड़ा, सोसाइटी में अंदर घुसे और यहां के मकानों पर हमला कर दिया। पुलिस आई, उन्हें भगाया भी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर ये और बड़ी संख्या में मौत की होली खेलने के लिए वापस लौटे। दंगइयों ने सारे घर लाइन से जला दिए, चुन चुन कर लोगों को काटा गया, लाशों के ढेर लगा दिए। यहां कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी की भी हत्या कर दी गई। आज की तारीख में एक मकान गुलजार है, इसमें रफीक मंसूर का परिवार रहता है। रफीक मंसूर के परिवार में कुल 23 लोग थे, लेकिन दंगइयों ने परिवार के 19 लोगों की हत्या कर दी।
रफीक मंसूर के 5 महीने के छोटे बेटे तक को भी दंगियों ने नहीं छोड़ा, मार डाला। एक और शर्मनाक घटना हुई कालोल कस्बे और आसपास के गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके कारण कालोल में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच झगड़े हुए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा विवादित घटना कालोल स्थित अंबिका सोसाइटी के पास हुई। गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि आग हमलावरों द्वारा कोच के अंदर से ही लगाई गई थी। कोच में ही पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के डिब्बे लाए गए थे और आग इसी कारण लगी थी। आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सगी थी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि खिड़कियों के नीचे कोच का बाहरी हिस्सा कम झुलसा हुआ था। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने घटना की जांच करने के लिए एक जांच आयोग बनाया और इसका नाम था नानावटी आयोग। आयोग ने अपनी 6 साल की जांच के दौरान 40,000 हल्फनामा और 1,000 से अधिक गवाहों की जांच की। इस आयोग ने भी कहा कि साबरमती एक्सप्रेस के X6 के कोच को जलाना योजनाबद्ध साजिश थी। आयोग ने गोधरा के एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और एक सस्पेंडेड CRPF अधिकारी नानू मियां को घटना के पीछे का मास्टरमाइंड बताया। इसके अलावा आयोग ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि ट्रेन में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों की सप्लाई कहां से की गई। ट्रेन को गोधरा आने से कुछ ही घंटे पहले यानी कि 140 लीटर पेट्रोल को जमा करने और मुख्य साजिशकर्ता होने के लिए रज्जाक कुरकुर को आरोपी बनाया गया। उस वक्त गुजरात पुलिस अतिरिक्त के महानिदेशक थे जे महापात्रा। उन्होंने बताया कि ट्रेन के गोधरा पहुंचने से बहुत पहले ही बदमाशों ने पेट्रोल भिगोकर कपड़े को तैयार रखा था ताकि आग लगाने में वक्त बर्बाद न हो। फिर 17 मई 2004 को लोकसभा चुनाव हुए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री नियुक्त किया गया। ट्रेन जलने के 2.5 साल बाद सितंबर 2004 में लालू यादव ने घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया। जनवरी 2005 में बनर्जी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग अचानक से हुआ हादसा था। हालांकि इस रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट ने असंवैधानिक मानना रद्द कर दिया और आयोग के गठन को ही गलत ठहरा दिया। लेकिन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस रिपोर्ट के ही दम पर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही गुजरात दंगों का आयोजन किया था। बीजेपी उस समय केंद्र में विपक्ष में थी और उसने कहा ये रिपोर्ट इसलिए साई जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और यूपीए इसका फायदा उठाना चाहती है। साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के पीछे एक और भी एंगल था और वो एंगल था ट्रेन जलाने में पाकिस्तान की एजेंसी ISI का हाथ। उस समय सरकार में बैठे हुए जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने इस थ्योरी का समर्थन भी किया और फिर कई सालों बाद एक वीडियो क्लिप वायरल होता है और देश में बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। दरअसल तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस वीडियो में बीजेपी, VHP और बजरंग दल के कई लोग मानते हैं कि दंगों में उनकी भूमिका थी और ऊपर से इनको समर्थन मिल रहा था। ये वीडियो चाहे तो आप YouTube में भी देख सकते हैं। तहलका मैगजीन के इस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई। इसमें लोगों ने यहां तक कहा कि नानावटी आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो केवल एक ही पक्ष की बात सुनेगा। हालांकि इस वीडियो के द्वारा कुछ लोगों की बहुत सारी आलोचना हुई। कहा गया कि इस वीडियो के पीछे पॉलिटिक्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में 29 नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा 60 से अधिक जांच की गई और बहुतों ने यही निष्कर्ष निकाला कि सांप्रदायिक हिंसा राज्य के अधिकारियों द्वारा समर्पित थी। यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय मानव आयोग यानी कि NHRC की एक रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। अमेरिका में भी NHRC की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि सांप्रदायिक हमले पूर्व निर्धारित थे, प्लान थे और मुसलमानों पर हमले के दौरान पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने में मोदी की राज्य सरकार की विफलता के कारण यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अपने यहां मोदी जी की एंट्री बैन कर दी गई। 28 फरवरी 2002 तक साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के लिए आगजनी और लूटपाट के आरोप में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च 2002 को मुख्य संदिग्ध हाजी बिलाल को गोधरा में आतंकवाद विरोधी को रास्ते में पकड़ लिया। गोधरा नगर पालिका
अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन कलोटा को मार्च में गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने प्रथम श्रेणी रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष 500 से अधिक पेजों की चार्जशीट दायर की गई। इसमें कहा गया कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 लोग मारे गए थे और गोधरा के पास लगभग 1540 अज्ञात लोगों की भीड़ ने हमला किया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, फायर ब्रिगेड को जलती ट्रेन के पास जाने से रोका गया और दूसरी बार ट्रेन पर वापस हमला किया गया। लगभग 10 साल बाद फरवरी 2011 में इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 अन्य लोगों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने माना घटना ये सुनियोजित साजिश थी। मौलवी सईद उमरजी को एसआईटी ने मुख्य साजिशकर्ता माना था, लेकिन सबूतों के अभाव में 62 अन्य आरोपियों के साथ उमरजी को भी बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा हुई। बाद में अक्टूबर 2017 में उच्च न्यायालय ने इन 11 दोषियों की मौत की सजा का आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। नरेंद्र मोदी को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। क्या सभी सवालों के जवाब मिल सके? फैसला तो हो गया और कुछ लोगों को सजा भी मिल गई, लेकिन आज भी गुजरात दंगों से जुड़ी ऐसी कई पहेलियां, ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं गया, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। जैसे दंगइयों ने साबरमती एक्सप्रेस के S5 और S6 कोच को ही सिर्फ निशाना क्यों बनाया? क्या 1992 में हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस का 2002 के कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस को जलाने में कोई संबंध है? क्या ट्रेन को इसलिए जलाया गया क्योंकि 192 में कार सेवकों की भूमिका अयोध्या में विवादित ढांचा को गिराने में थी? क्या इसका बदला लिया गया? और अगर बदला लिया गया तो आखिर कब तक लिया जाएगा? क्या गोधरा से एक स्टेशन पहले स्थानीय चाय वालों वेंडर से कार सेवकों के बीच हुई लड़ाई का इस अग्निकांड से कोई कनेक्शन है? जब 2000 दंगइयों की भीड़ जमा हो रही थी, पेट्रोल में कपड़े भिगोकर आग लगाने की तैयारियां हो रही थी, तब पुलिस और प्रशासन किसी को भी कैसे कुछ भनक नहीं लग सकी। बाद में जब दंगे हुए तब दंगइयों को तलवार, बम आदियों की सप्लाई कहां से हुई और कौन कर रहा था? यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करे। राज्य के लिए प्रजा में भेद जो है वो नहीं हो सकता। आप वीडियो में भी इस क्लिप को देख सकते हैं, इनकी बात को सुन सकते हैं। राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर राज्य धर्म का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या इस संदेश को एक नसीहत से ज्यादा आरोप के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले और शायद नहीं मिलेंगे। यहां तक कि जिन लोगों ने कुछ राज बताने की कोशिश की भी, तो वो या तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए या उनकी हत्या कर दी गई। इसका एक उदाहरण है हरेन पांड्या। ये बीजेपी के ही थे और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे। दंगों के 3 महीने बाद मई 2002 में पांड्या ने गुप्त रूप से न्यायमूर्ति ने VR कृष्ण समिति को अपना बयान दे दिया था। माना जाता है वो सारे राज बताने की कोशिश की जो इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकते थे। इसके बाद इनकी हत्या हो जाती है। दंगों में कथित तौर पर सरकार की भूमिका के अलावा दंगों ने मीडिया की भूमिका पर भी संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। मीडिया पर भी कई आरोप लगाए गए, जैसे सेलेक्टिव सहानुभूति देने का आरोप, सेलेक्टिव कवरेज करने का आरोप, मीडिया को किसी एक ही पक्ष का खून दिखा और बाकी के प्रति उन्होंने ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। ये छुपी हुई बात नहीं है कि बहुत से मीडिया हाउस राजनीतिक दलों का संरक्षण पाते हैं, फिर वो रूलिंग पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी, सबको अपने वोट बैंक की परवाह तो है ही। कई मीडिया हाउस ने भी वही दिखाया जो उनके मालिकों को सूट करता था। कई लोगों के लक्ष्मी के आगे न्याय और एथिक्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। यहां मुझे साबरमती जो मूवी आई है उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया को देखता है और मीडिया अपने ऊपर बैठे मालिक को देखती है। पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? मैंने वही आपके सामने
बात रखी, जो साबरमती अग्निकांड था उसमें जो कुछ हुआ वो सभी मैंने आपको बातें बताई। और इसके ऊपर एक मूवी भी आ रही है जिसका मैंने आपको बताया कि द साबरमती रिपोर्ट। आप इस मूवी को भी देखिएगा। काफी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी नहीं मिल सका है और शायद अब नहीं भी मिलेगा, लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी आपको ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।